रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इंडिया के सभी बैंक्स का एक तरह से गार्डियन है। इसका मेन काम यह देखना है कि बैंकिंग सिस्टम सेफ रहे और सबके लिए अच्छे से काम करे। हाल ही में स्पेसिफिकली लेट 2023 में आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड्स के लिए कुछ जरूरी नए रूल्स और गाइडलाइंस लाए हैं। ये चेंजेस उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं जो क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं। इनका मकसद है क्रेडिट कार्ड यूज को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाना। इसका मतलब है कि कस्टमर्स चीजों को बेहतर समझ सकें और क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनीज उनके साथ ज्यादा फेयर तरीके से पेश आएं। ये रूल्स सभी नागरिकों के लिए एक सेफर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की तरफ एक कदम है। आरबीआई ने इन रूल्स को और स्ट्रिक्ट बनाने का फैसला एक बहुत जरूरी वजह से किया। बिना किसी सिक्योरिटी के पैसा देना जैसे क्रेडिट कार्ड्स या पर्सनल लोन्स में बैंक्स के लिए काफी रिस्की हो सकता है। अगर बहुत सारे लोग ये अनसिक्योर्ड लोन्स वापस नहीं चुका पाते तो इससे बैंक्स और पूरी इकोनॉमी के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए आरबीआई चाहता है कि बैंक्स ज्यादा केयरफुल रहे। एक तरीका जिससे वो ये पक्का करता है वो है बैंक्स से कहना कि वो ज्यादा कैपिटल, जो एक तरह का सेफ्टी फंड होता है, इन तरह के लोन्स के लिए अलग रखें। ये एक्स्ट्रा सावधानी बड़े पैमाने पर लोन डिफॉल्ट्स को रोकने में मदद करती है और फाइनेंशियल सिस्टम को लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रखती है। इन नई गाइडलाइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट रेट्स को आपके लिए यानी कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा क्लियर बनाने पर फोकस करता है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज को अब आपको बिल्कुल साफ साफ बताना होगा कि वो कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है। वो कोई भी फीस या चार्जेस छुपा नहीं सकती। इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। जब कॉस्ट्स ट्रांसपेरेंट होती है तो लोगों को सच में समझ आता है कि उनका क्रेडिट कार्ड उन्हें कितना महंगा पड़ रहा है। इससे उन्हें अपने पैसे मैनेज करने में आसानी होती है। ये उन्हें अलग अलग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड ऑफर्स को ज्यादा असरदार तरीके से कंपेयर करने का मौका भी देता है ताकि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से बेस्ट चुन सके। इससे कंज्यूमर्स को सही जानकारी के साथ फाइनेंशियल फैसले लेने की ताकत मिलती है। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड इशू करने वालों को अपने चार्ज किए जाने वाले इंटरेस्ट के लिए एक मैक्सिमम या सीलिंग रेट तय करना होगा। उन्हें दूसरे जुड़े हुए चार्जेस के लिए भी एक लिमिट तय करनी होगी। अगर कोई कंपनी अलग अलग कस्टमर से अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करने का फैसला करती है, शायद उनकी पेमेंट हिस्ट्री के आधार पर, तो उन्हें ऐसा करने की इजाज़त है। लेकिन ये अलग अलग रेट्स की पॉलिसी कस्टमर को शुरू से ही साफ साफ समझानी होगी। बाद में कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। इससे ये पक्का होता है कि कस्टमर के कार्ड यूज करना शुरू करने से पहले ही सारी शर्तें ट्रांसपेरेंट तरीके से बता दी जाएं, जिससे फेयरनेस बनी रहे। आरबीआई के नए रूल्स इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स सही हों और आपको टाइम पर भेजे जाएं। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स इशू करने वालों को जल्दी जनरेट करने चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि ये बिल्स फेयर हों और आपके सभी ट्रांजैक्शंस को सही सही दिखाएं। कस्टमर्स को उनके स्टेटमेंट्स बिना किसी ज्यादा देरी के मिलने चाहिए ताकि उन्हें चार्जेस रिव्यू करने के लिए काफी टाइम मिले। पोस्टल मेल से कभी कभी होने वाली देरी से बचने में मदद करने के लिए आरबीआई ऑनलाइन या डिजिटल क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स के इस्तेमाल को एनकरेज करता है। इससे प्रोसेस सभी के लिए तेज और ज्यादा भरोसेमंद बन जाता है। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल देखते हैं और आपको लगता है कि कोई गलती है तो आपको उस पर सवाल उठाने का अधिकार है। आरबीआई गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर कस्टमर्स को लगता है कि बिल गलत है तो वो अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं। फिर कार्ड इशू करने वाली कंपनी को एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। अगर सच में कोई गलती थी तो उन्हें उसे ठीक करना होगा। अगर चार्ज सही है तो उन्हें इसे साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा। यह प्रोसेस पक्का करता है कि कोई भी बिलिंग की गलतियां पहचानी जा सकें और ठीक की जा सकें, जिससे आप अनफेयर चार्जेस से बच सकें और भरोसा बना रहे। ये पक्का करने के लिए कि ये बिलिंग डिस्प्यूट्स असरदार तरीके से हैंडल हों, आरबीआई ने एक खास टाइम फ्रेम तय किया है। बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसीज जो क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं, आमतौर पर उनके पास कस्टमर द्वारा उठाए गए किसी भी बिलिंग डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए 60 दिन तक का समय होता है। ये रूल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका मतलब है कि गलत बिल्स के बारे में आपकी शिकायतों को अनिश्चित काल तक नजरअंदाज या टाला नहीं जाएगा। कार्ड इशू करने वालों को इस पीरियड के अंदर जांच करके समाधान देना होगा। ये कस्टमर्स को समय पर न्याय दिलाने में मदद करता है
और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जवाबदेही पक्की करता है। ये एक ज्यादा रिस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विस माहौल को बढ़ावा देता है। बिलिंग के अलावा आरबीआई ने इस बारे में भी बहुत क्लियर रूल्स बनाए हैं कि बैंक्स को बकाया रकम कैसे वसूलनी चाहिए। डेब्ट कलेक्शन के तरीके हमेशा फेयर होने चाहिए। बैंक्स ऐसे तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकते जो अग्रेसिव हों, डराने वाले हों या जिनसे कस्टमर्स को परेशानी हो। कलेक्शन प्रोसेस के दौरान कस्टमर सर्विस की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। भले ही बैंक्स अपनी डेब्ट कलेक्शन का काम थर्ड पार्टी एजेंसीज को दें, उन एजेंसीज को भी वही फेयर तरीके अपनाने होंगे। उन्हें हर समय कस्टमर की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का सम्मान करना होगा। धमकियों या किसी भी तरह की हिंसा का इस्तेमाल सख्ती से मना है, जिससे सम्मान बना रहे। आपकी पसंद और प्राइवेसी की सुरक्षा आरबीआई के नए क्रेडिट कार्ड रेगुलेशंस का एक मुख्य आधार है। एक बहुत जरूरी रूल यह है कि बैंक्स या क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको तब तक क्रेडिट कार्ड नहीं भेज सकती जब तक आपने खास तौर पर उसके लिए न कहा हो। वो आपकी क्लियर और एक्सप्लिसिट परमिशन के बिना अनचाहे कार्ड्स इशू नहीं कर सकती या दूसरी क्रेडिट सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि उन्हें आगे बढ़ने से पहले आपको एक्टिवली हां कहना होगा। यह रेगुलेशन इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए बनाया गया है कि लोगों को ऐसे क्रेडिट कार्ड्स मिले जो न तो उन्हें चाहिए थे और न ही उन्होंने अप्लाई किया था, जिससे गलत इस्तेमाल या अनचाही फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हो सकती हैं। रूल्स इस बारे में भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि अगर कोई कंपनी आपको अनचाहा कार्ड भेजती है और वो किसी तरह आपकी सहमति के बिना एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है और इस अनचाहे कार्ड पर चार्जेस आ जाते हैं तो इशू करने वाली कंपनी मुश्किल में पड़ जाएगी। उन्हें फौरन सारे लगाए गए चार्जेस वापस करने होंगे। इससे भी ज्यादा आरबीआई का आदेश है कि कार्ड इशू करने वाली कंपनी को आपको एक पेनल्टी देनी होगी। यह पेनल्टी गलत तरीके से बिल किए गए और फिर वापस किए गए चार्जेस की कीमत से दोगुनी होगी। यह कड़ा कदम कंपनीज को ऐसे काम करने से रोकता है और कंज्यूमर्स की काफी सुरक्षा करता है। आपके मौजूदा क्रेडिट कार्ड एग्रीमेंट में किसी भी बदलाव के लिए आपकी सहमति भी बहुत जरूरी है। बैंक्स और कार्ड इशू करने वालों को आपके मौजूदा क्रेडिट कार्ड को किसी दूसरे कार्ड में अपग्रेड करने से पहले शायद ज्यादा फीचर्स या ज्यादा फीस वाले कार्ड में आपकी एक्सप्लिसिट सहमति की जरूरत है। इसी तरह अगर वो आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें पहले आपसे पूछना होगा और आपकी क्लियर मंजूरी लेनी होगी। वो ये बदलाव अपने आप नहीं कर सकते या ये मान नहीं सकते कि आप सहमत हैं। ये आपको यानी कार्ड होल्डर को आपकी क्रेडिट सुविधाओं पर पूरा कंट्रोल देता है और आपकी जानकारी के बिना किसी भी अनचाहे सरप्राइज या आपके संभावित कर्ज में बढ़ोतरी को रोकता है। इसके अलावा आरबीआई आपकी पहचान और पर्सनल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा पर जोर देता है। कार्ड इशू करने वालों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आपकी डिटेल्स को सेफ और कॉन्फिडेंशियल रखें। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी के साथ मार्केटिंग जैसे मकसदों के लिए शेयर नहीं की जा सकती जब तक आपने उसके लिए अपनी एक्सप्लिसिट सहमति न दी हो। सिर्फ एक ही छूट है अगर कानून ऐसी जानकारी देने की मांग करे। साथ ही इशू करने वालों को डू नॉट कॉल रजिस्ट्री यानी डीएनसीआर का सम्मान करना होगा ताकि आपकी प्राइवेसी अनचाही मार्केटिंग कॉल्स से सुरक्षित रहे। किसी कार्ड होल्डर को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले उन्हें ठीक से सूचित किया जाना चाहिए और एक मुनासिब नोटिस पीरियड दिया जाना चाहिए। आरबीआई की गाइडलाइंस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से निपटने के तरीके पर भी साफ निर्देश देती है, जो बहुत से लोगों के लिए एक सीरियस चिंता का विषय है। अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नजर आता है जो आपने नहीं किया, तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसे फौरन अपने कार्ड इशू करने वाले को रिपोर्ट करें। जल्दी रिपोर्ट करना सबसे जरूरी कदम है जो आप उठा सकते हैं। जब आप बैंक या कार्ड कंपनी को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, तो यह उन्हें कार्ड ब्लॉक करने के लिए तेजी से एक्शन लेने में मदद करता है। इससे आगे के फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शंस को रोका जा सकता है और फ्रॉड के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने की इन्वेस्टिगेशन में भी मदद मिलती है। यह प्रोएक्टिव तरीका आपके और फाइनेंशियल सिस्टम दोनों के लिए फायदेमंद है। फ्रॉड के मामले में आपकी लायबिलिटी के नियम भी कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छी तरह से बताए गए हैं। अगर आप किसी फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन को उसके होने के 3 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट करते हैं और फ्रॉड आपकी अपनी लापरवाही जैसे पिन
या कार्ड डिटेल्स लापरवाही से शेयर करने की वजह से नहीं हुआ था, तो आपकी जीरो लायबिलिटी होगी। इसका मतलब है कि आपको फ्रॉड वाले अमाउंट के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये उन कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ा सेफ्टी नेट देता है जो जिम्मेदारी से काम करते हैं और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस को जल्दी रिपोर्ट करते हैं। ये कार्ड होल्डर्स के बीच सावधानी को बढ़ावा देता है, ये जानकर कि अगर उनकी गलती नहीं है तो वो सुरक्षित है। लेकिन आपकी लायबिलिटी की हद बदल सकती है अगर रिपोर्ट करने में देरी हो या फ्रॉड आपकी अपनी लापरवाही की वजह से हुआ हो। अगर आप अपनी सेंसिटिव कार्ड इंफॉर्मेशन जैसे आपका पिन या ओटीपी को सुरक्षित रखने में नाकाम रहते हैं और इससे फ्रॉड होता है, तो आपको नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसी तरह अगर आप फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन को उसके होने के साथ वर्किंग डेज के बाद रिपोर्ट करने में देरी करते हैं, तो अनऑथराइज्ड अमाउंट के लिए आपकी लायबिलिटी भी आ सकती है। इसलिए हमेशा बहुत जरूरी है कि आप अपनी कार्ड डिटेल्स के साथ बेहद सावधान रहें और अपने ट्रांजैक्शंस को रेगुलरली मॉनिटर करें और किसी भी प्रॉब्लम को बिना देरी के रिपोर्ट करें। आखिर में ये आरबीआई के व्यापक रूल्स, खास तौर पर वो जो लेट 2023 में और कड़े किए गए, एक बड़ा असर डालते हैं। कंज्यूमर्स के लिए ये ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, गलत तरीकों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा और अपने क्रेडिट पर ज्यादा कंट्रोल लाते हैं। इससे एक सेफर और ज्यादा भरोसेमंद क्रेडिट कार्ड माहौल बनता है। मार्केट के लिए भले ही ये कड़े नियम क्रेडिट कार्ड लेंडिंग की तेज ग्रोथ में थोड़ी सुस्ती या शुरू में उधार लेने की लागत में मामूली बढ़ोतरी ला सकते हैं, लेकिन पहला मकसद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। जिम्मेदार लेंडिंग और बोरोइंग को पक्का करके आरबीआई एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम बनाना चाहता है जो इंडिया की सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर सके।